Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, ये जो आज का हिंदी का टेस्ट है दोनों लेवल के लिए, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जिसके हिंदी है उनके लिए, तो पूरे ही 30 प्रश्न, बिल्कुल पैटर्न आज का बहुत ही शानदार रहने वाला है। एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। समझ पर आधारित, नॉलेज पर आधारित, एक्सपीरियंस पर आधारित ये टेस्ट है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके इसमें प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से उस कथन का चयन कीजिए जो सत्य नहीं है। अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या 8 होती है। संघर्षहीन व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है और क, च आदि वर्गों के अंतिम 3 वर्ण घोष होते हैं। तो बताइए वो कथन कौन सा है जो सत्य इनमें से नहीं है। तो साथियों, प्रश्न संख्या 1 में मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि और बाकी के जो विकल्प है ये सत्य है, लेकिन दूसरा विकल्प क्या है साथियों, असत्य है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कैसे है। जो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, तो कुल संख्या दोनों की कितनी होगी, 8। य, र, ल, व, शं का, षटकोण का, सरोता का और हल का, ये 8 अंतस्थ और ऊष्म वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 मानी जाती है। एक होता है किशे, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ और एक होता है श्रय। ये भी सही है। क, च, ट, त, प, ये जो 5 वर्ग होते हैं इनके जो अंतिम 3 वर्ण हैं वो घोष होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों, संघर्षहीन व्यंजन बोला जाता है ये और व को, इनकी संख्या 2 होती है। इनको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दोनों लेवल के सिलेबस को शामिल करके पेपर बनाए हैं, दोनों लेवल के, ठीक है। तो यहाँ आपका कौन सा विकल्प सही है, फिर दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 1 में। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझोगे तो ही सही आंसर दे पाओगे। टारगेट अगर यहाँ पे 25 का है तो 25 होना तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। इस टेस्ट में ईमानदारी से अगर 25 कर देते हो तो वो बहुत ही बड़ी बात है। सतत एवं व्यापक आकलन आवश्यक है शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, और यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकित, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सके। तो साथियों, इनमें से जो सबसे बेस्ट विकल्प है प्रश्न संख्या 2 में, उसका चयन आपको करना है। तो बताइए दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर। मित्रों, सतत एवं व्यापक आकलन का जो हम मानते हैं कि ये इसीलिए आवश्यक है, देखो दूसरा और तीसरा विकल्प तो इसमें बिल्कुल ही गलत है, या तो प्रथम या चौथा। तो इन दोनों में से बेस्ट विकल्प है चौथा, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकित किया जाए, कैसे रिकॉर्ड रखे जाए और उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए सतत एवं व्यापक आकलन अत्यंत आवश्यक होता है। विकल्प नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। अगर आप पहले विकल्प पर जाते हो तो ये आपकी सेकंड चॉइस होनी चाहिए साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन, अब आप कहोगे कि सर हमारे तो तत्सम तद्भव हट गए हैं, तो हो सकता है आपके हट गए हो, लेकिन साथियों लेवल 2 में भी है ये, लेवल 1 में भी है, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट में हट गए तो सेकंड में है ये। तो यहाँ पर देखो, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असत्य कथन, छत्र का छाह, दुर्लभ का दुल्हा, पाषाण का पाहन और मशक का मच्छर। तो इनमें से जो तत्सम तद्भव की दृष्टि से असत्य कथन है, अशुद्ध है, उसका चयन आपको करना है प्रश्न संख्या 3 में। तो बताइए तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, तीसरे क्वेश्चन का देखो, मशक का मच्छर ही होता है, पाषाण का तद्भव पाहन होता है, दुर्लभ का तद्भव दुल्हा होता है, लेकिन छत्र का छाह नहीं होता है, बल्कि साथियों छत्र का छाता होता है। क्या होता है, छाता। विकल्प नंबर आपका जो 1 है ये तत्सम तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है या गलत है या असत्य है। तो आपका प्रथम विकल्प तीसरे क्वेश्चन में सही है साथियों,
आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन, वापिस कह रहा हूँ कि पूरे 30 प्रश्नों को करके जाना, मजा आएगा मित्रों। व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? पाठ्य पुस्तक विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में और भाषा संसर्ग विधि में। तो देखो व्याकरण की जो शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से आगमन में भी देते हैं, निगमन में भी देते हैं और पाठ्य पुस्तक में भी देते हैं। लेकिन साथियों जो भाषा संसर्ग विधि है, इस विधि में जो व्याकरण की शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है। अतः आपका जो भाषा संसर्ग विधि वाला जो चौथा विकल्प है वही प्रश्न 4 में सही है साथियों। अब प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे, लेकिन साथियों इसके पहले मैंने पर्यावरण का एक टेस्ट डाला, टेस्ट नंबर 8। वो टेस्ट इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त है कि पर्यावरण का ऐसा टेस्ट आपने कभी किया ही नहीं होगा, कभी भी। बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के प्रश्न, और 30 क्वेश्चन जो है उनमें से अगर आप 20 प्लस करते हो तो भी बहुत बड़ी बात है साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न मैंने उसमें बनाए हैं, तो उस टेस्ट को एक बार आप ज़रूर देखें। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो 5वां क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? चोरी, वैभव, बुराई। दूसरा मित्रता, जीत, पशुत्व। तीसरा वीरत्व, कवित्व, गुरुत्व। और चौथा भक्ति, नौकरी और बहनापा। तो इनमें से वो शब्द बताइए साथियों जो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वो उस विकल्प में सारे ही ऐसे शब्द होने चाहिए। तो आपके 5वें क्वेश्चन में देखो, राइट आंसर का चयन कर लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को और फिर आंसर दीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। तो देखो आपके प्रश्न 5 में जो राइट आंसर है वो रहेगा चौथा विकल्प। कैसे? क्योंकि चोर शब्द या विभू शब्द है और यह है एक बुरा, तो बुरा एक विशेषण शब्द है, जातिवाचक नहीं है। या मित्र शब्द या जीत शब्द जीतना से बना है साथियों, और जीतना क्या है? एक क्रिया, तो ये भी गलत हो गया। वीरत्व, कवित्व, गुरुत्व, तो साथियों यहाँ पर वीर जो शब्द है ये एक विशेषण है, अतः ये भी जातिवाचक संज्ञा से नहीं बना है। लेकिन जो भक्ति शब्द है इसमें भक्त, जो नौकरी शब्द है इसमें नौकर, जो बहनापा शब्द है उसमें बहन, ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञा के हैं और फिर ये भाववाचक के बन गए हैं। तो इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है 5वें क्वेश्चन में वो सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो 6वां क्वेश्चन आपके है, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को। ये हाँ, कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वह इसे विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकाले, इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करे? तो उस शिक्षण विधि का नाम बताइए। प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि और अन्वेषण विधि। तो प्रश्न संख्या 6 में सही विकल्प कौन सा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैंने पहले कह दिया था कि पैटर्न, एक बार पूरे प्रश्नों को करके देखना तब पता चलेगा पैटर्न का। तो आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इजी लग जाए, क्योंकि 30 में से 4-5 क्वेश्चन तो मैंने भी थोड़े हल्के टाइप के ही बनाए हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, तीसरा विकल्प। कैसे? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, शिक्षक कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान कर सीखने के लिए सामग्री बच्चों को दे दी और बच्चों को निर्देश दिया। ठीक है, क्या निर्देश दिया? कि आपको अच्छे से पढ़ना है और महत्वपूर्ण बिंदु निकालना है, और इसके बाद में जो शिक्षक है वो सहायता से सारांश प्राप्त करेंगे, शिक्षक की सहायता से छात्र। तो साथियों ऐसा पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में होता है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से सारे कार्य छात्रों के द्वारा ही किए जाते हैं, अध्यापक सिर्फ निर्देशन का कार्य करता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जनक के साथियों डेजी जॉन मोरविल, विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 6 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 7 कौन सा है? इनमें से कौन से विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? गर्दन, जीभ, दांत और दोपहर। अमरबेल, तोरई, ज्वार और चाय। इमली, चांदी, मणि और मुंह है। इमली, पृथ्वी, वैशाख और रोमन। 2 बार इमली टाइप हो गया यहाँ पे। तो देखो सभी शब्द जो स्त्रीलिंग हैं, तो विकल्प जो सही है उसका चयन कर लीजिए।
देखो साथियों, गर्दन बिल्कुल स्त्रीलिंग है, जीभ स्त्रीलिंग है, लेकिन दांत पुल्लिंग है, तो ये गलत। इमली स्त्रीलिंग है, चांदी स्त्रीलिंग है, मणि स्त्रीलिंग है, लेकिन मुंह पुल्लिंग है। इमली, पृथ्वी, ये दोनों स्त्रीलिंग है। वैशाख साथियों, वैशाख जो है ये हिंदी भाषा के एक महीने का नाम है, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। हालांकि रोमन जो भाषा है, विशेष प्रकार की लिपि होती है, ये भी स्त्रीलिंग में ही है। तो ये तीनों तो गलत हो गए। अब देखो, अमरबेल बिल्कुल स्त्रीलिंग है, तोरई स्त्रीलिंग है, ज्वार स्त्रीलिंग है, और चाय स्त्रीलिंग है। मतलब यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है, इसमें सारे ही शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए आपके प्रश्न 7 में दूसरा विकल्प सही है साथियों। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है लेखन गति का विकास करना, वाचन गति का विकास करना, एकाग्र चित्तता का विकास करना, और शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास करना। तो इनमें से कौन सा श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है? 8वें क्वेश्चन में सही आंसर बताइए। तो साथियों देखो, श्रुत लेखन सुन करके लिखना, इससे लेखन गति का विकास होगा बिल्कुल। वाचन गति का, तो साथियों इसमें बोल कहाँ रहे हैं, वाचन गति का कहाँ से विकास होगा, नहीं होगा साथियों। इसलिए आपका जो सेकंड विकल्प है ये श्रुत लेखन विधि के उद्देश्यों में नहीं आता है, और यही आपका राइट आंसर है 8वें क्वेश्चन में। बाकी एकाग्र चित्तता का विकास इससे होता है, ध्यान बनता है छात्र का, छात्र शुद्ध और स्पष्ट रूप से लिख भी सकते हैं, तो मतलब शुद्ध और स्पष्ट लेखन का भी विकास होता है। तो ये तो बिल्कुल उद्देश्य है प्रथम, तीसरा और चौथा, लेकिन दूसरा विकल्प उद्देश्य नहीं है, और यही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन पर। इनमें से जो विकल्प सही नहीं है उसका चुनाव कीजिए। अब एक खेत में काम करता होगा संदिग्ध वर्तमान काल, लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी सामान्य भविष्य काल, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती हेतु हेतु मद भूतकाल, और अकबर ने पुस्तक पढ़ी आसन्न भूतकाल। तो बताइए प्रश्न संख्या 9 में कौन सा विकल्प आपका ऐसा है जो सही नहीं है? यहाँ पर सुमेलित कर लीजिए अच्छी तरह से, जो आपको लगता है कि यार ये गलत है वही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। अब एक खेत में काम करता होगा मतलब संदेह है हमें उस चीज़ पर, अर्थात इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी मतलब आने वाले समय में आज्ञा नहीं दी जा रही है, ये कोई हेतु मत भी नहीं है। तो साथियों ये सामान्य भविष्यकाल का ही उदाहरण है। यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती है, क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, और वो भूतकाल में हो तो उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। मतलब ये तीनों तो सत्य है। लेकिन अकबर ने पुस्तक पढ़ी, साथियों ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण नहीं है, बल्कि पुस्तक पढ़ी, तो अगर शब्द होता पढ़ी है तब आसन्न भूतकाल होता, और पढ़ी तो फिर ये एक सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। अतः आपका जो चौथा विकल्प है ये सही विकल्प नहीं है साथियों, और यही आपका राइट आंसर है 9वें क्वेश्चन में। आगे 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है सम्मेलन व गोष्ठियाँ, अनुवाद शिक्षण, प्राथमिक कक्षाएं, और विदेशी भाषा शिक्षण। तो इनमें से कौन सा द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है? कौन नहीं आएगा साथियों द्विभाषा के अंतर्गत? तो आपके 10वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, देखो सम्मेलन में और गोष्ठियों में भी द्विभाषी विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब जहाँ दो भाषाएं हो, ठीक है। अनुवाद शिक्षण में भी डबल भाषा का ही प्रयोग करते हैं, विदेशी भाषा शिक्षण में भी करते हैं, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में द्विभाषाओं का प्रयोग वर्जित माना जाता है साथियों। तो इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है 10वें क्वेश्चन में वो राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। समास की दृष्टि से सही विकल्प का चयन कीजिए। आ समुद्र अविभाव समास, तुलसीकृत कर्म तत्पुरुष समास, यशाप्यस कर्मधारय समास, और पीताम्बर द्वंद्व समास। तो बताइए जो समास की दृष्टि से सही है, जिसमें समास मतलब समास का नाम और जो शब्द है अगर वो सही है तो उसका चुनाव करना है। तो साथियों पीले है अंबर जिसके पीताम्बर अर्थात विष्णु, तो इसमें बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व नहीं है, ये गलत हो गया। यशाप्यस में कर्मधारय समास नहीं है, यश या अपयश इसमें द्वंद्व समास है साथियों। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत या रचित, तो कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, तो कर्म तत्पुरुष नहीं है, इसमें करण तत्पुरुष है। असमुद्र, बिल्कुल ये एक सही विकल्प है, असमुद्र मतलब समुद्र तक, तो साथियों अविभाव समास का ये उदाहरण है। तो बिल्कुल आपका जो प्रथम विकल्प है ये सही है 11वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे।
खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है रायबर्न को, फ्रोबेल को, हेनरी कोल्डवेल कुक को और थॉमस एस रिस्क को। तो किनके द्वारा खेल विधि को प्रचलित किया गया? देखो, सबसे पहले खेल विधि का प्रयोग फ्रोबेल ने किया था किंडरगार्टन में, लेकिन साथियों प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है हेनरी कोल्डवेल कुक को। अतः खेल विधि के जनक भी हेनरी कोल्डवेल कुक को ही माना जाता है। थर्ड विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। चलिए 13वां क्वेश्चन। आज के इस टेस्ट में मैंने 15 क्वेश्चन तो टीचिंग मेथड के शामिल किए और 15 ग्रामर के, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभव और परायण। तो बताइए वो शब्द जिसमें परा उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। सोच समझ करके आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का भी। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो साथियों देखो, परामर्श, परामर्श में परा उपसर्ग लगा हुआ है, परा प्लस मर्श। पराक्रम, पराक्रम में भी परा उपसर्ग लगा हुआ है, परा प्लस क्रम। पराभव, पराभव में भी परा उपसर्ग है, परा प्लस भव। लेकिन ये जो परायण शब्द है इसमें परा उपसर्ग नहीं है साथियों, बल्कि इसमें पर उपसर्ग लगा हुआ है, परा नहीं लगा हुआ है, पर लगा हुआ है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 13वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो चलिए 14वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। पठनारंभ में कौन सी क्रिया पहले करनी चाहिए? चित्र विश्लेषण, शब्द विश्लेषण, ध्वनि विश्लेषण और अर्थ विश्लेषण। तो इनमें से पठनारंभ मतलब जब हम पठन का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले साथियों, जब हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं तो सबसे पहले चित्र विश्लेषण करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? चित्र विश्लेषण। इसीलिए तो कक्षा 1 की और जो नर्सरी की किताबें होती है साथियों, उसमें चित्र ही चित्र दिए होते हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि चित्र विश्लेषण ही सबसे पहले क्रिया होती है पढ़ना सीखने के लिए। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 14वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। तो 15वां क्वेश्चन, सोचना, समझना और उत्तर देना, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है? दरगाह, भिखारी, अन्याय और नशेबाज। तो बताइए इनमें से वो शब्द कौन सा है जो प्रत्यय से निर्मित नहीं है? 15वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करो साथियों। बताइए प्रश्न 15 में सही आंसर। देखो ये क्वेश्चन यूँ मान सकते हो एक तरह से बोनस टाइप का क्वेश्चन है। बोनस टाइप का क्वेश्चन कैसे है? वैसे तो आरबीएससी की दोनों किताबें जो मेरे पास है, दोनों में यहाँ पर देखो एक बार देख लेते हैं। नशे में बाज प्रत्यय लगा हुआ है, भिखारी में आरी प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल प्रत्यय से निर्मित है। लेकिन दरगाह, तो साथियों दरगाह जो शब्द है इसमें गाह प्रत्यय लगा हुआ है। अब आप कहोगे कि सर गाह प्रत्यय भी होता है क्या? तो बिल्कुल उर्दू के अंतर्गत गाह प्रत्यय होता है साथियों। इसलिए हम यहाँ प्रथम विकल्प को सही नहीं करेंगे, बल्कि हम अन्याय वाला जो तीसरा विकल्प है इसको सही करेंगे, क्योंकि अन्याय में ए प्लस न्याय से अन्याय शब्द बना है, ए प्लस न्याय। और ये जो न्याय शब्द है ये भी नी प्लस आई से बना है, तो इसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रत्यय कहाँ लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसलिए थर्ड विकल्प आपके 15वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। इस क्वेश्चन बहुत मतलब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन पे जैसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मतलब पूरा चांस है ऐसे प्रश्न आने के साथियों। तो चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब 16वें क्वेश्चन पर। साथियों 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है, इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, यह विधि स्मृति स्तर से संबंधित है और यह विधि बोध स्तर से संबंधित है। तो बताइए प्रश्न संख्या 16 में कौन सा विकल्प आपका सही है जो हर्बर्ट की विधि से संबंधित असत्य कथन है? देखो बिल्कुल इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट ही है, हर्बर्टीय विधि ही नाम है और हर्बर्ट इसके प्रवर्तक है। 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। पहले 4 सिद्धांत दिए थे, उन 4 सिद्धांतों के आधार पर ही 5 इसमें सोपान बनाए गए थे। अब या तो तीसरा सही है या चौथा, तो साथियों राइट आंसर जो है वो रहेगा चौथा विकल्प, क्योंकि ये जो हर्बर्टीय विधि है ये स्मृति स्तर से संबंधित है, न कि बोध स्तर से, समझने वाले स्तर से संबंधित नहीं है साथियों। ये विधि रटंत प्रणाली पर आधारित है। थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न 16 में।
आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो चलिए 17वां क्वेश्चन, सोचना इस क्वेश्चन में भी। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है अवर का प्रवर, जीव का सजीव, उत्कृष्ट का निकृष्ट और उपकार का अपकार। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। आप सभी को पता होगा कि उपकार का अपकार होता है, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, लेकिन याद रखना अब अवर का होता है प्रवर। इसको आप याद रखिएगा अच्छी तरह से। लेकिन साथियों जीव और सजीव तो एक ही चीज होती है। सजीव का होता है निर्जीव, जीव और सजीव दोनों एक ही चीज है, इसलिए आपका ये एक अशुद्ध युग्म है विलोम की दृष्टि से। तो सेकंड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो चलिए 18वां क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में वाचन का तात्पर्य है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, देखकर अर्थ ग्रहण करना और इनमें से कोई नहीं। तो देखो वाचन का तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में पढ़कर अर्थ ग्रहण करना होता है साथियों। पढ़कर जब हम किसी चीज का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो उसको ही वाचन या पठन कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो आपके 19वां क्वेश्चन, एकल शब्द की दृष्टि से अशुद्ध है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र, अपनी ही हत्या करने वाला आत्महंता, वह जो कम बोलता है मितव्ययी, और वह जो सबको समान रूप से देखे उसको समदर्शी कहेंगे। तो बताइए प्रश्न संख्या 19 में सही आंसर कौन सा रहेगा? एकल शब्द की दृष्टि से अशुद्ध इनमें से कौन सा है? सोचिए समझिए और इसका आंसर दीजिए। भाई इस प्रश्न पे आप हो गए हो कंफ्यूज। कैसे? अपनी हत्या करने वाला आत्महंता होता है और जो सबको समान रूप से देखे उसको समदर्शी भी कहते हैं। लेकिन साथियों वह जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मितभाषी। और जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है उसको अस्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको अस्त्र। तो अर्थात आपका यहाँ प्रथम विकल्प भी सही है और तीसरा विकल्प भी सही है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? अशुद्ध है साथियों। क्योंकि रीट के एग्जाम में भी दो ऑप्शन सही माने जाते हैं, इसलिए मैंने भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं। अब पकड़ना आपको है फिर वहाँ पर। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का प्रयोग अधिकतर कविता शिक्षण के दौरान किया जाता है? अनुध्वनि विधि, अक्षर बोध विधि, रसास्वादन विधि और कहानी विधि। तो भाई हम कविता शिक्षण में कहानी विधि का तो प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि कविता को आप कहानी के माध्यम से थोड़ी पढ़ा सकते हो। अक्षर बोध विधि भी साथियों पद्य में नहीं गद्य में यूज होती है। लेकिन साथियों जो रसास्वादन विधि है, रसास्वादन साथियों यहाँ पर पूर्ण रूप से कविता शिक्षण में प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। तो थर्ड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 21 को। तो चलिए 21वां क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? अब यहाँ पर जरूर आपको थोड़ा समझना होगा। समझना क्या होगा? अच्छी तरह से देखना होगा विकल्पों को। पहला विकल्प अत्यधिक, कवियत्री, रचयिता और श्रीमती। दूसरा अंतर्गत, दुरावस्था, अनाधिकार, शमशान। तीसरा न्योछावर, गुरु, त्योहार और नुपुर। और चौथा षड्यंत्र, सरोजनी, तपस्विनी और ठाकुराइन। तो बताइए इनमें से कौन सा वह विकल्प है जिसमें सभी शब्द अशुद्ध लिखे हुए हैं? तो साथियों देखो, षड्यंत्र एक बार आप सोच लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ अब, है ना। षड्यंत्र, बिल्कुल षड्यंत्र अशुद्ध है, क्योंकि षड्यंत्र नहीं होता है, षट्यंत्र होता है। षड्यंत्र होता है, मतलब यहाँ ये हलंत लगता। सरोजनी नहीं, सरोजिनी होता है साथियों, ये भी अशुद्ध है। लेकिन तपस्विनी शब्द बिल्कुल शुद्ध है। ठाकुराइन भी गलत है, ठकुराइन होता है। तो यहाँ ये शुद्ध है, तो आपको क्या देखना है? सभी अशुद्ध है ना। न्योछावर अशुद्ध है, गुरु, त्योहार, नुपुर। तो साथियों गुरु को इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब ये हमें यहाँ शुद्ध मिल गया, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। अंतर्गत, अंतर्गत में अंतर्गत र यहाँ लगता है, अशुद्ध है। दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होता है, अशुद्ध है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, अशुद्ध है। और शमशान, जी हाँ यही आपका राइट आंसर है साथियों, क्योंकि शमशान को इस प्रकार से लिखा जाता है।
अनधिकार, दुरावस्था और अंतर्गत में यहाँ रे लगता है, अर्थात दूसरा विकल्प जो है इसमें सभी शब्द अशुद्ध है। बाकी अत्यधिक अशुद्ध है, कवियत्री अशुद्ध है, लेकिन रचयिता शुद्ध है, श्रीमती भी अशुद्ध है यहाँ पर। तो यहाँ सेकंड विकल्प 21वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि प्रारंभिक स्तर पर लेखन में उच्चारण के लिए प्रयुक्त होती है? लेखन में उच्चारण के लिए नहीं, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण में होगा, सॉरी यहाँ पर लेखन में नहीं है ना। तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना हेतु उपयुक्त होती है, तो उस विधि का नाम बताइए। प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरणात्मक विधि और प्रयोजना विधि। तो साथियों बताइए प्रश्न संख्या 22 में कौन सा विकल्प सही है? उस विधि का नाम बताइए जो प्रारंभिक स्तर पर उच्चारण के लिए उपयुक्त हो और माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना के लिए उपयुक्त हो। तो प्रदर्शन साथियों रचना के माध्यम से प्रदर्शन नहीं होगा, गलत। व्याख्यान विधि प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी नहीं है। प्रयोजना विधि से रचना कैसे करेंगे, बल्कि राइट आंसर है अनुकरणात्मक विधि है साथियों। इसमें प्रारंभिक स्तर पर बच्चों से उच्चारण एक बार अध्यापक उच्चारण करेगा, फिर छात्र कर देंगे, और उच्च माध्यमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर रचना हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है साथियों। थर्ड विकल्प 22वें क्वेश्चन में सही है। आगे प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और विधानवाचक वाक्य। तो देखो जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, जो से स्टार्ट वाक्य हो रहा है, दो वाक्य हैं तो सरल तो होगा नहीं विधानवाचक। एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है क्योंकि विद्वानों का आदर किया जा रहा है, तो ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों। प्रश्न नंबर 23 में थर्ड विकल्प आपके बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो चलिए 24वां क्वेश्चन देखेंगे। अनुलेखन का अभ्यास कराया जाता है सुलेख की आदत डालने हेतु, शुद्ध उच्चारण हेतु, अवबोध हेतु और इनमें से सभी। तो बताइए साथियों 24वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प आपका सही है? अनुलेखन का अभ्यास किस लिए कराया जाता है? देखो अगर आप इनमें से सभी पे जा रहे हो तो गलत हो, क्योंकि अनुलेखन में उच्चारण कहाँ होगा, नहीं होगा। अवबोध हेतु भी नहीं, बल्कि सुलेख की आदत डालने हेतु बच्चों में सुलेख की आदत डालने हेतु अनुलेखन का अभ्यास कराया जाता है। प्रथम विकल्प आपके 24वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो चलिए 25वां क्वेश्चन। मिट्टी को खोदने के यंत्र को राजस्थानी भाषा में कहा जाता है कुदाली, दावना, चड़स और जावनी। तो देखो जो मिट्टी को खोदने का यंत्र है उसको राजस्थानी भाषा में कुदाली के नाम से जाना जाता है साथियों। मिट्टी खोदने में इस औजार का प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 25वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो चलिए 26वां क्वेश्चन। शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है? ब्लूम की, जॉन ड्यूवी की, मॉरिसन की और हर्बर्ट की। तो देखो इकाई संप्रत्यय शिक्षण में देन है मॉरिसन की। इन्होंने ही साथियों इकाई विधि का भी निर्माण किया था, और जो इकाई योजनाएं बनाई जाती है वो भी साथियों मॉरिसन पर ही आधारित है। ठीक है, मॉरिसन ने जो इकाई संप्रत्यय दिया है उस पर आधारित है। थर्ड विकल्प आपके 26वें क्वेश्चन में सही है। आगे प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। तो चलिए 27वां प्रश्न। इनमें से कौन सा मुहावरा सही है? कान का पक्का होना, कठपुतली की तरह दौड़ाना, चुल्लू भर पानी में तैर जाना और चिकना घड़ा होना। तो इनमें से कौन सा मुहावरा सही है? इसी प्रकार से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। कोशिश की है कि भाई एग्जाम लेवल के प्रश्न, एग्जाम पैटर्न के प्रश्न आपके सामने लेकर आऊं। तो देखो कान का पक्का नहीं होता है, कान का कच्चा होता है। कठपुतली की तरह दौड़ाया नहीं जाता है, कठपुतली की तरह नचाया जाता है। चुल्लू भर पानी में तैरते नहीं हैं, बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते हैं। ये सही है साथियों। लेकिन जो चिकना घड़ा होना, ये जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी तीनों तो यहाँ अशुद्ध लिखे हुए हैं। चिकना घड़ा होना मतलब अत्यंत बेशर्म होना। चौथा विकल्प आपका सही है 27वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो चलिए 28वां क्वेश्चन। आगमन प्रणाली के रूप में प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण में पढ़ाते समय छात्रों को पहले सूत्र रटवाए जाते हैं, छात्रों को व्याकरण की पुस्तकें दी जाती है, छात्रों को सिद्धांत बताए जाते हैं,
या छात्रों को पहले उदाहरण बताए जाते हैं। तो साथियों देखो, आगमन प्रणाली का ही एक रूप है प्रयोग प्रणाली। किसका रूप है? आगमन प्रणाली का। तो भाई आगमन का रूप है तो सूत्र रटवाने का कार्य इसमें होएगा ही नहीं, क्योंकि छात्र स्वयं सूत्र निकालते हैं। व्याकरण की पुस्तकें भी नहीं देते हैं, इसमें सिद्धांत भी नहीं बताते हैं, बल्कि इसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं। उन उदाहरणों के आधार पर छात्र क्या निकालते हैं? नियम निकालते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है 28वें क्वेश्चन में। अब देखते हैं सेकंड लास्ट मतलब 29वें क्वेश्चन को। लेकिन अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा साथियों। कमेंट करके जाना 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और अच्छा लगे तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। इनमें से किस विकल्प में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ढाक के 3 पात, सदा एक सी स्थिति बने रहना, तेल देखो तेल की धार देखो, समय अनुसार कार्य करना, नाम बड़े और दर्शन खोटे, अनुभवहीन होना, और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद प्रतिदिन कमा कर खाना। तो यहाँ पर देखो लोकोक्ति का सही प्रयोग हुआ है ऐसा होना चाहिए यार प्रश्न। इस प्रश्न में ये नहीं शब्द मिसटाइपिंग है। क्या है ये? मिसटाइपिंग। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर 3 सुमेलित नहीं है सही। लेकिन यहाँ पर देखो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद प्रतिदिन कमा कर खाना, ये गलत है। नाम बड़े और दर्शन खोटे, अनुभवहीन होना, ये भी गलत है। तेल देखो तेल की धार देखो, समय अनुसार कार्य करना, ये भी गलत है। ढाक के 3 पात का मतलब होता है सदा एक सी स्थिति बने रहना। मतलब यहाँ पर ओनली प्रथम विकल्प ही सही रहेगा। प्रश्न 29 में यही सही लोकोक्ति है साथियों, सही अर्थ इसका है। अगर आप इस नई शब्द को नहीं हटाते हो तो दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों ही राइट रहेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों में ही लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अब वो आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 30वां और अंतिम क्वेश्चन। लेकिन जो पर्यावरण का टेस्ट डाला है वो टेस्ट यूँ मानो लाइफ का पहला टेस्ट होगा आपका, जो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम लेवल का लगने वाला होगा। पर्यावरण का टेस्ट जरूर देखें आप। इनमें से कौन सी सामग्री हिंदी शिक्षण में प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आती है? चार्ट, अबेकस, चित्र और AHP। तो देखो प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित जो सामग्री है, चार्ट, अबेकस और चित्र, ये तीनों तो अप्रक्षेपित में आएगी, और प्रक्षेपित में आती है OHP, जिसको ओवरहेड प्रोजेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों 30वें क्वेश्चन में। ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।